मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ नंबर 10 परीक्षा। और इस पाठ की जो रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए सबसे पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इनका मूल नाम अर्थात वास्तविक नाम धनपत राय था और इनकी जो जाति थी वो थी श्रीवास्तव। तो बाद में यह मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम अजायब राय था। यह मुख्य रूप से एक महान लेखक, अध्यापक एवं पत्रकार रह चुके थे। इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास एवं निबंध भी लिखे थे। यह मुख्य रूप से उर्दू एवं हिंदी इन दोनों भाषाओं पर प्रभुत्व रखते थे। शुरुआती दौर में वे उर्दू में लिखते थे, इसके पश्चात उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। इनकी जो प्रमुख और प्रसिद्ध कहानियां हैं वो है पंच परमेश्वर, दो बेलों की कथा, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा इत्यादि। उपन्यास की बात करें तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन एवं गोदान जैसे प्रसिद्ध उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। और यदि हम नाटक की बात करते हैं तो करबला, वरदान, संग्राम, प्रेम की वेदी, इस प्रकार से इन्होंने नाटक की रचना की थी। इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस एवं जागरण का संपादन भी किया था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही हुई थी। पाठ्य पुस्तक मल्हार में लेखक का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि हिंदी एक महान और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका। इन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बेलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है, अर्थात बहुत इसकी सराहना की गई है। और इनका जन्म 1880 में एवं मृत्यु 1936 में हुई थी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ नंबर 10 परीक्षा। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और पाठ की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि जब रियासत का अर्थ होता है कि भूमि का एक वह क्षेत्र जो एक शासक द्वारा उस पर नियंत्रित किया गया, उसे हम कहते हैं रियासत। और यहाँ रियासत कौन सा है? रियासत का नाम है देवगढ़। तो पाठ की शुरुआत में लेखक मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह, अब दीवान का नाम है सरदार सुजान सिंह। दीवान कौन है? कि यहाँ जो रियासत थे उनका एक अधिकारी अथवा तो मंत्री, जिसे हम दीवान कहते हैं। तो दीवान का नाम दिया गया है सरदार सुजान सिंह। वो क्या हो चुके थे कि बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, अर्थात भगवान की याद आई, क्योंकि अब वो क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। वे जाकर महाराज से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि दीन बंधु का होता है गरीबों के मित्र। कौन? दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। तो इस प्रकार से राजा की सेवा, यानी कि जो रियासत के जो राजा थे उनकी सेवा इन्होंने कितने साल तक की थी? 40 साल तक की। अब वह दीवान कहते हैं कि अब मेरी अवस्था ढल गई, अर्थात अब मैं बूढ़ा हो गया, राज काज संभालने की शक्ति नहीं रही, अर्थात इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है कि राज्य का काम काज में संभाल सकूं। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे अर्थात कलंक लगे। कहीं उम्र के कारण कहीं मुझसे कुछ गलतियां हो गई तो सारी जिंदगी की नेक नामी अर्थात प्रसिद्धि, यानी कि जो मैंने नाम कमाया है पूरी जिंदगी में, वो सब क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो दीवान थे सरदार सुजान सिंह ने अपनी मन की बात उस रियासत के मालिक अर्थात राजा से कही। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया इसे दीवान को, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही खोजना पड़ेगा, यानी कि आपको ही
नई दीवान की तलाश या खोज करनी पड़ेगी, ऐसा राजा ने उस दीवान से कहा। अब दीवान ने उस चुनौती को स्वीकार कर ली। तब दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कह सकते हैं निकला। क्या विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक योग्य दीवान की आवश्यकता है, यानी कि एक वैकेंसी खाली है। वो वैकेंसी थी दीवान की। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। और यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो अर्थात स्नातक हो, मगर हृष्ट पुष्ट अर्थात तंदुरुस्त होना चाहिए। तो तंदुरुस्त होना आवश्यक है। मंदाग्नि अर्थात कमजोर व्यक्ति, तो जो कमजोर व्यक्ति के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। डिग्री का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस प्रकार से उच्च पद पर वह सम्मानित होंगे, सुशोभित होंगे। तो इस प्रकार का विज्ञापन निकाला गया। यह विज्ञापन ने तो भाई क्या किया, सारे मुल्क में हल्का मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है, ऐसा लोग विचार करने लगे। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए, परखने के लिए चल खड़े हुए। कहाँ? देवगढ़ की तरफ। और देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। रंग बिरंगे नए नए मनुष्य, आप देख सकते हो इमेज इस प्रकार से रंग बिरंगे नए नए आदमी दिखाने लगे। तो क्यों दिखाई देने लगे? क्योंकि वहां पर एक वैकेंसी निकली थी। और बच्चों वो वैकेंसी किसकी थी? दीवान की थी। तो प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, तो कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे का अर्थ होता है रंगीन कोट, चोगे जिसका अर्थ होता है ढीला ढाला लंबा और खुला हुआ पहनावा, उसे कहते हैं चोगे। और नाना प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के अंगरखे का अर्थ होता है मर्दाना पोशाक जिसे हम कहते हैं अंगरखा। और कंपोर्ट का अर्थ होता है टोपी। तो देवगढ़ में अपने सज धज दिखाने लगे। तो इस प्रकार से देवगढ़ की सुंदरता तो और बढ़ गई, क्योंकि पहले इस प्रकार के लोग तो थे नहीं वहां पर, लेकिन अब अलग अलग प्रकार के मनुष्य देवगढ़ में दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या किसकी थी? ग्रेजुएट लोगों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। अब ये जो सनद शब्द दिया गया है, सनद का अर्थ होता है शैक्षणिक एवं दक्षता प्रमाण पत्र। जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तब हमें सनद की प्राप्त होती है, इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जिसे हम सनद कहते हैं। तो यहाँ पे सनद जो है डिग्री जिसे हम कह सकते हैं, उसका कोई बंधन था ही नहीं। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अब बात करेंगे यहाँ पे मिस्टर अ की। अब जो मिस्टर अ कैसे थे कि 9 बजे दिन तक सोया करते थे। जब ये अपने घर पर थे मिस्टर अ तो 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। उषा अर्थात प्रातः काल का दर्शन। तो जो व्यक्ति सुबह 9 बजे तक सोया करता था वो व्यक्ति दिखावे के लिए यानी कि अपने को खुद को वह योग्य सिद्ध करने के लिए वो सुबह बगीचे में टहलना शुरू कर दिया। अब बात की गई मिस्टर द, स और ज। ये 3 व्यक्तियों की बात कही गई है कि द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। अर्थात कि ये तीनों सज्जन जब अपने घर पर थे तो उनसे तो नौकर भी परेशान थे। लेकिन ये सज्जन आजकल क्या करते, आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। तो जब घर पे इनके नौकर थे तो तू तड़ाके से बात किया करते थे, लेकिन अब अपनी योग्यता सिद्ध करने की बारी आई तब यहाँ पर आप और जनाब जैसे शब्दों का उपयोग करने लगे। और मिस्टर ल को किताब से नफरत थी, घृणा थी, इसको मिस्टर ल को। परंतु आजकल
वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते। तो ये देख सकते हैं आप कि मिस्टर ल है कि जिन्हें तो पुस्तकों से नफरत था, लेकिन अब योग्यता को सिद्ध करने की बारी आई तब वे दिन रात बड़े बड़े ग्रंथ देखते और पढ़ते रहते थे, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। तो इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद और जब किसी से बात करता था, बातें किस तरह से प्रेम भरी बातें वो अक्सर किया करता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, 1 महीने का दिखावा है, किसी न किसी तरह से लिपट जाएगा। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, यानी कि जब एक बार जब नौकरी मिल गई, दीवान का पद मिल गया तो कौन पूछने वाला। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जोहरी, जोहरी अर्थात ज्वेलरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सोने चांदी का जो व्यापारी होता है, वो आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। तो आप देख सकते हो जो बगुला पक्षी वो भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है। तो यहाँ पर हंस की कीमत होती है, न कि बगुले की कीमत होती है। तो ये जितने भी मिस्टर अ, मिस्टर ल, मिस्टर स जो भी इकट्ठा हुए हैं, ये सब बगुले के समान है। लेकिन इन सारे बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, बस इसे खोजना बाकी था। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। फैशन नया नया फैशन था, तो लोगों के मन में ख्याल आया हॉकी का खेल खेलने के लिए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ी अर्थात जो हॉकी में खेल में माहिर हो, कार्य में निपुण हो, उसने यह प्रस्ताव या यह विचार प्रस्तुत किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इनकी कलाएं सीखने की। जैसे हम पढ़ाई लिखाई सीखते हैं, वैसे खेल भी एक विद्या है। इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस अर्थात उम्मीदवार की तरह ठोकरे खाने लगा। अब यहाँ पे जो अप्रेंटिस शब्द दिया गया है, किसी दफ्तर यानी ऑफिस के अप्रेंटिस वो कारीगर होता है जो नया नया सीखने के लिए भी आया है, पढ़ करके आया है, लेकिन अभी उसे प्रैक्टिकल करना बाकी है। थियरी का अनुभव है लेकिन प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं है। तो जब प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को हम अप्रेंटिस कहते हैं। और जब वो व्यक्ति दफ्तर में जाता है तो उसे अलग अलग तरह के काम बताए जाते हैं, तो वो एक प्रकार से ठोकर खाना ही हुआ। तो बस गेंद की हालत भी कुछ इसी ही प्रकार की थी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। जो पढ़े लिखे और अच्छे जो मनुष्य होते थे वह शतरंज खेलते थे और ताश खेलते थे, लेकिन हॉकी कोई नहीं खेलता था। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे, यानी कि इस प्रकार का खेल तो बच्चों का खेल समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से जारी था अर्थात चालू था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार यानी मजबूत दीवार खड़ी हो। संध्या तक अर्थात शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए अर्थात पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। खून की गर्मी अर्थात जवानी का जो जोश था वह आंखों पर और चेहरों पर दिखाई दे रहा था। हाँफते हाँफते बेदम हो गई, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। 2 टीमें थी, कौन जीता कौन हारा इसका निर्णय तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही मजबूत थी। अब अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, अर्थात उस मैदान से दूर एक क्या था, नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों यानी कि आने जाने वाले राहगीरों की बात की गई है, तो पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद नहीं हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। यानी कि एक किसान अनाज से भरी हुई बोरी बैलगाड़ी में लाद करके उस नाले की तरफ आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। तो नाले में क्या था, कीचड़ था और एक प्रकार का ढलान था। तो इस तरह से नाले से ऊंचाई की ओर जाना था, जो कि
वह जा नहीं पा रहा था। वो कभी बेलों को ललकारता, यानी कि बेलों को वह आवाज देता, तो कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, यानी खुद धक्का मारता, लेकिन बोझ अधिक था, यानी कि जो यहाँ पर अनाज की बोरियां भरी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा थी, वजन ज्यादा था। और बैल कैसे थे? बैल बेचारे कमजोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर से खिसककर वो वापस नीचे आ जाया करती थी। किसान बार बार जोर लगाता, अर्थात कोशिश करता, और बार बार झुलाकर यानी कि परेशान होकर वो बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। इतनी मेहनत करने में भी गाड़ी आगे न बढ़ती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, अर्थात देखता रहता, शायद कोई मदद करने आ जाए, मगर वहां कोई सहायक अर्थात मददगार न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जो जा भी न सकता था। बड़ी आपत्ति अर्थात मुसीबत में वो किसान फंसा हुआ था। बस इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए अर्थात हॉकी लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी अर्थात डरी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी ने मदद मांगने की उसकी हिम्मत न हुई। खिलाड़ियों ने भी तो उसको देखा, मगर बंद आंखों से। किस प्रकार की आंखें? जिसमें सहानुभूति न हो, दया का भाव न हो। इस प्रकार से उन्होंने खिलाड़ियों ने उस किसान की तरफ देखा। उनमें स्वार्थ था, लालच था, मद अर्थात नशा था, मगर उदारता अर्थात दया और प्रेम अर्थात वात्सल्य का नामो निशान तक न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया भी थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए इसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात अर्थात अचानक उसकी निगाह अर्थात नजर गाड़ी पर पड़ी। किस पर? उस बैलगाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया अर्थात वह रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, अर्थात उसे सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि हॉकी रखकर के यानी कि हॉकी को लेकर के जाने वाले जितने खिलाड़ी थे, किसी ने सहानुभूति की नजर से उसकी तरफ न देखा। डंडा किनारे रख दिया और उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गड़े हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा था। गड़े हुए बदन का था, मजबूत बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा था। झुक कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उस नौजवान ने उस किसान से कहा कि तुम पहले ऊपर जा करके नहीं कि ऊपर जाकर गाड़ी पर बैठ करके बैलों को साधो, बैलों को तुम ऑर्डर दो, बैलों को संभालो और मैं नीचे से पहिए को धक्का देता हूँ। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया, अर्थात यहाँ पे धक्का दिया, भड़काया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उस युवा ने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया था, ताकत लगाई। उधर किसान ने बैलों को फिर ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो इस प्रकार से ताकत लगाने से जो गाड़ी थी, यह गाड़ी नाले के ऊपर अर्थात बाहर निकल जाती है। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। तो इस प्रकार से इस युवक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उस युवक से कहा। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। नारायण अर्थात भगवान, लेकिन तुम्हें इनाम चाहिए तो भगवान चाहेंगे तो दीवान का पद आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह अर्थात शंका हुआ, क्या यह सुशांत सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही, यानी कि चेहरा वेहरा भी मिलता जुलता है, आवाज भी मिलती जुलती है।
किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भाप लिया था। जो किसान था उसने भी उसकी तरफ शंका की दृष्टि से देखा कि शायद उसे कुछ पता चल गया हो। मुस्कुरा करके बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। हम मेहनत करेंगे तभी हमें उसका परिणाम मिलेगा। अंत में निदान महीना पूरा हुआ, अर्थात जो महीने की शरत थी वह 1 महीना पूरा हो जाता है। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अर्थात सवेरे से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उतावले थे, उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, यानी कि दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, यानी कृपा दृष्टि किस पर बरसेगी, किसका नसीब जगेगा, कौन दीवान बनेगा, पता नहीं। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस यानी अमीर, धनाढ़ यानी धनी लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आए विराजे। उम्मीदवारों के अकेले माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों के जो कलेजे थे वह धड़क रहे थे, अर्थात वे घबरा रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे माफ करिएगा अर्थात क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार अर्थात वह हृदय होता है जिसके अंदर दया का भाव हो, आत्मबल हो, वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, अर्थात मुसीबत आ जाए तो बहादुरी के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा मनुष्य अथवा ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने मदद की थी? उसका नाम था पंडित जानकी नाथ शाह। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें इधर उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। अब देखिए, ईर्ष्या था, जलन, नफरत। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो मनुष्य अथवा जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल करके नाले के उस पर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प अर्थात दृढ़ जो था, कैसा था? मजबूत था। उसने जो दृढ़ संकल्प किया था कि इनकी मदद करना है, गाड़ी को बाहर निकालना है, वह कैसा था? बहुत ही मजबूत था, जो उसके चित्त अर्थात मन को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें दया, साहस और आत्मबल हो। बाहरी दिखावा महत्वहीन होता है, जबकि इंसान का आचरण और व्यवहार ही उसकी वास्तविक पहचान होती है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार ही सच्ची मानवता है। बच्चों, कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं।